आइए फिर कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा और फिर एकदम हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की तरह अपन इसको क्या करना स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग हो गई तो दिक्कत नहीं आएगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो समझने में क्या आएगी, दिक्कत। क्वेश्चन को पढ़ो। कपूर एंड सन्स ने परचेस किया मशीन 1 जनवरी 22 को 10 लाख रुपए का। एंट्री बताओ। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, 10 लाख। द मशीन वॉज पुट टू यूज ऑन 1722। इसको आप अंडरलाइन करेंगे, कौन से वर्ड को, पुट टू यूज को। अब आपको एक बात समझनी चाहिए, अभी तक ये चाहे चीजें आपने पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी हो, पर लॉ के हिसाब से, रूल के हिसाब से सिर्फ मशीनरी खरीद लेने भर से आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। मशीन खरीदी एक दिन और उसको यूज करना चालू किया किसी और दिन, तो बिजनेस की नजर से उसका डेप्रिसिएशन उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन आपने उसको क्या किया है, पुट टू यूज किया। तो खरीदने की तारीख अलग हो सकती है और उसको पुट टू यूज करने की तारीख अलग हो सकती है। तो डेप्रिसिएशन कहां से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी 22 से या 1/7/2022 से, 1/7/2022 से। लिखेंगे इसमें नोट नंबर 1। depreciation is charged from the date on which the asset has been put to use। डेप्रिसिएशन उस डेट से चार्ज होगा जिस दिन को एसेट को आपने पुट टू यूज किया है। आमतौर पे कुछ नहीं दिया रहा तो जो डेट ऑफ परचेस होता है वही डेट ऑफ पुट टू क्या होता है, यूज होता है। याद रखेंगे इस चीज को, लगता है, बट देयर इज ए क्लॉज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 विच सेज कि यू शुड ऑलवेज चार्ज अ डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑन विच योर असेट हैज बीन पुट टू यूज। अब देखिए मैं एक उदाहरण देता हूं। यू आर नॉट बाइंग द बिल्डिंग बट यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग। आप बिल्डिंग खरीद नहीं रहे हो, आप बिल्डिंग को क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट। कभी कभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में 1 साल 2 साल या क्या लगता है, 3 साल भी लगता है। पॉसिबल है कि नहीं। एक फैक्ट्री बिल्टअप कर रहे हो, अब पहले साल आपने फैक्ट्री बिल्डिंग को बिल्ड करने में 2 लाख रुपए का खर्चा किया। कितने का, 2 लाख। बिल्डिंग बनके तैयार नहीं हुई है, बिल्डिंग तीसरे साल में बनेगी। इस साल 2 लाख का खर्चा हो गया, लेबर चार्जेस दिए आपने, मटेरियल खरीदा, कुछ काम किया, थोड़ी बहुत आधी अधूरी बिल्डिंग बन के तैयार है। क्या जर्नल एंट्री पास करोगे, क्या आप ये एंट्री पास कर सकते हो क्या, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट? नहीं, क्योंकि अभी तक आपकी बिल्डिंग बन के तैयार नहीं हुई है। इसके लिए एंट्री पास की जाती है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या बोला जाता है इसको, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कोई असेट, कैपिटल असेट जब बन रहा होता है तो उसको बोला जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये भी रियल अकाउंट है, आपका असेट है, बट यू आर नॉट गोइंग टू चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन दिस असेट बिकॉज इट इज नॉट बीन फुल्ली कंस्ट्रक्टेड एट, नाइदर इट इज बीन पुट टू यूज। इसकी वैल्यू घटेगी नहीं, बल्कि जैसे जैसे इस पे कंस्ट्रक्शन होगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो पहले साल आपका वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल WIP कितना है, 2 लाख। अगले साल आपने 3 लाख और खर्च किया, फिर क्या एंट्री पास करो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। थर्ड ईयर में आपने 5 लाख और खर्चा किया, क्या एंट्री पास करोगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। पहले साल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट बैलेंस कितना था, 2 लाख। दूसरे साल 3 ऐड होके कितना हो गया, 5। तीसरे साल और 5 ऐड होके कितना हो गया, 10। अब ये जो आपका बिल्डिंग का बनना है ये कंप्लीट हो चुका था 1 अक्टूबर 2020 को। कब कंप्लीट हो चुका था, 1 अक्टूबर 2020 को। बट यू हैव नॉट स्टार्टेड यूजिंग दैट बिल्डिंग एट, यू आर स्टिल नॉट अलाउड टू चार्ज द डेप्रिसिएशन। अभी भी वो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट नहीं है, अभी भी कहां डेबिट है, वो वर्क इन प्रोग्रेस या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। 1 अक्टूबर के बाद अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, 1 जनवरी को आपने सोचा कि आज से नए बिल्डिंग में क्या स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशन। यहां पे आपको एक और जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी
और वो जर्नल एंट्री है बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट को क्रेडिट। अब आपका जो एसेट है वो पुट टू यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? पुट टू यूज। तो अब वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहा, अब उस क्या बन चुका है? उसका बिल्डिंग बन चुका है। और 1 जनवरी से आप आगे क्या चार्ज कर सकते हो? डेप्रिसिएशन। सेम इन द केस ऑफ सम मशीनरीज, यू आइदर बाय द मशीनरी और यू बिल्ट अप द मशीनरी। अलग अलग स्पेयर पार्ट लाके अपने फैक्ट्री में ही कभी कभी मशीनरी को क्या किया जाता है? बिल्टअप किया जाता है। तो जब तक वो बिल्टअप हो रहा है तब तक उस पर क्या नहीं लगता? डेप्रिसिएशन। बिल्टअप होके तैयार भी हो जाए तो भी क्या नहीं लगता? डेप्रिसिएशन। जब चालू करते हो उसको यूज करना, वहां से आगे आपको क्या लगाना होता है? डेप्रिसिएशन लगाना होता है। इसके पीछे रीजन है, मैं एक बिजनेस हूं, मेरे पास प्रॉफिट बहुत है तो मुझे इनकम टैक्स भी बहुत लगता है। मैं प्रॉफिट ज्यादा कमाता हूं तो मुझे टैक्स भी कैसा लगता है? ज्यादा। अब मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है मेरे पास पैसा भी बहुत ज्यादा होगा। तो मैंने क्या किया, एक प्रपोजल डाला खुद के लिए कि हम बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? एक्सपांड। और मैंने 5 करोड़ रुपए की एक जमीन और बिल्डिंग खरीद ली। हालांकि मेरा पर्पस उस नए जमीन पे बिजनेस करना है नहीं, पर मैंने दिखाया, बताया दुनिया को कि ये बिल्डिंग और ये जमीन मैंने किस लिए खरीदी है, ताकि मैं मेरे बिजनेस को बढ़ाऊं। अब मेरा कोई प्लान नहीं है वास्तव में, बस मेरा मकसद था चीट करना, गवर्नमेंट को चुना लगाना। अब मैंने 5 करोड़ की लैंड बिल्डिंग खरीदी, उस पे मैंने क्या करना चालू कर दिया? डेप्रिसिएशन चार्ज करना चालू कर दिया। मान के चलो 20% WDV का डेप्रिसिएशन लगाता हूं, तो 5 करोड़ का 20% कितना होता है? 1 करोड़। तो मेरा प्रॉफिट सीधा सीधा कितने से कम हो गया? 1 करोड़ से। 1 करोड़ पे मैंने 30% टैक्स बचा लिया, तो कितनी सेविंग कर ली? 30 लाख। एक तो मेरा 5 करोड़ इन्वेस्ट भी हो गया और दूसरा मेरा 30 लाख का क्या बच गया? टैक्स। आपको लगता है क्या सरकार इतनी बेवकूफ है कि आपके इस तरीके के काम को वो मान्यता देगी? कभी नहीं। गवर्नमेंट आपसे एक सवाल जरूर पूछेगी बिफोर यू चार्ज द डेप्रिसिएशन, क्या आपने इस बिल्डिंग को पुट टू यूज किया या नहीं किया? आप बोलोगे नहीं, प्लान है करने का। तो बोलेंगे जब करोगे ना तब क्या चार्ज करना इस पे? डेप्रिसिएशन। सिर्फ खरीद लेने भर से यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम द डेप्रिसिएशन ऑन दैट एसेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये नोट याद रहेगी आपको। ये सिर्फ फाउंडेशन में ध्यान नहीं रखना है, इसका बहुत ज्यादा काम है सीए इंटरमीडिएट में भी, और उससे भी ज्यादा काम है कहा? सीए फाइनल। और तब सिर्फ क्वेश्चन दिएगा और इतना डिटेल में आपको कोई समझाने वाला नहीं है, कोई नहीं बताएगा। यहां पे जो बेसिक्स पढ़ने ये पढ़ लो, क्योंकि इसके आगे फिर बेसिक्स पे वर्क होता नहीं है। वॉल्यूम कितना रहता है? अगर आप फाइनल के और इंटर के सिलेबस को देखोगे तो 1.5 हजारों पन्नों की तो नोट्स रहती है, क्वेश्चंस, और लगभग ढेर सारे क्वेश्चंस रहते हैं, और ऐसे 8-8 सब्जेक्ट है। तो कुल मिला के नंबर ऑफ पेजेस ऑफ योर सब्जेक्ट क्रॉसेस 10,000, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्रॉसेस 6,000। समय होता है 4 महीने का, 4 महीने में सिलेबस खत्म होता है। नाउ यू इमेजिन, इतने में आपको आपकी फैकल्टी रोज 4 घंटे एक सब्जेक्ट भी पढ़ाएगी, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएगी या पटापट आंसर देने पे उनका ज्यादा फोकस रहेगा? आंसर देने पे। किस कॉन्सेप्ट पे? जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो नए कॉन्सेप्ट आएंगे उनको तो डेफिनेटली जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाएगी वो एक्सप्लेन करेगी, बट बेसिक पे बाद में ज्यादा वर्क किया जाता नहीं है। जैसे मैथ में मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाया, सीए फाइनल में बहुत काम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का, फिर बेसिक से डबल कोई नहीं बताता। बोलेंगे ये शेयर के 10 साल के प्रॉफिट है, ये बी शेयर के 10 साल के प्रॉफिट है, सजेस्ट करो किसमें इन्वेस्ट करना है। दे विल डायरेक्टली स्टार्ट कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कमेंट करेंगे 5 मार्क का क्वेश्चन है, खत्म हो गया। नोबडी विल एक्सप्लेन यू अगेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ना, नोबडी इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू अगेन। इसलिए बेसिक्स हमेशा हमारे साथ होने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ अ मशीन 10 साल थी। जब हमने मशीन खरीदी तब हमारे हिसाब से इसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ क्या थी? 10 साल। और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आज के तारीख में हमें लग रहा है कितनी है? 2 लाख। दे फॉलो द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो नोट नंबर क्या बनाएंगे? 2। हम इसमें लिखेंगे एस्टिमेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन या एस्टिमेट्स ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन या इन, पहला साल है 2022। बोलो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है आज? 10 लाख। आज हमारी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स।
और आज हमारे एस्टिमेट के हिसाब से रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? 2 लाख। तो आज हमारा एस्टिमेटेड एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा? कितना बेटा? कुछ करने की जरूरत है? 10 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय क्या? 10। डायरेक्ट लिखा तो चलेगा, आप एग्जाम में फार्मूला लिखो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। चलिए, ये हो गई मेरी नोट नंबर 1 कि डेप्रिसिएशन उस तारीख से चार्ज करेंगे जिस तारीख को इसको पुट टू यूज किया। तीसरा, मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ूंगा। दे फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ऑन 1 जनवरी 2025 गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड फॉर द सेड मशीन कितना? 1 लाख। दे अपवर्ड रिवैल्यूएशन मशीन बाय कितना? 4000 and on the same date re-estimated the total useful life as 11.5 years। टोटल एस्टिमेटेड लाइफ, पहले ही इसमें कितने साल बीत चुके हैं उसका एस्टिमेट कर लेते हैं। तो अपन बनाएंगे क्या? नोट नंबर 3, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2022। 80,000 रुपए साल का लगाना है। आपने पुट टू यूज कब किया बेटा? 17। तो डेप्रिसिएशन लगेगा 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने महीने का? 6 महीने का। 6 महीने का 80,000 का कितना होता है? 40,000। यहां तक कोई डाउट किसी? उसके बाद ईयर 22, फिर डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2023 टू 2023 एंड 2024, क्योंकि चेंजेस कौन से साल में कर रहे हो? 2025 में, इज इक्वल टू 80,000 पर एनम। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पहले साल का 40,000, दूसरे साल का 80,000 और तीसरे साल का डिप्रिसिएशन कितना लगाएंगे? 80,000। यहां तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सबको है? क्या कर रहे हैं अपन? ये थी अपनी नोट नंबर क्या? 3। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 जनवरी 2025 गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड फॉर द सेड मशीन। एंट्री क्या होगी गवर्नमेंट ग्रांट की? बैंक को डेबिट और एसेट अकाउंट को क्रेडिट। तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। उसके बाद उन लोगों ने अपवर्ड रिवैल्यूएशन भी किया मशीन का, कितना? 4 लाख। एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट। एंड ऑन द सेम डेट रीएस्टिमेट किए टोटल यूजफुल लाइफ कितने से? 11.5, जिसमें से ऑलरेडी 2.5 ईयर्स निकल चुके हैं। 2.5 ईयर्स मतलब कैसे? 2022 के कितने महीने? 6 महीने, और 2023 के 1 साल, और 2024 पूरा 1 साल। काफी सारे चेंजेस आए। फिर अगली कहानी सीधी 2028 में हो रही है, तो अपन बनाएंगे इसके लिए क्या? नोट नंबर 4, चेंज इन एस्टिमेट्स इन ईयर 2025। अब हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी होगी? अच्छा, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी से लिख लेते पहले। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑन 1/1/2025 10 लाख में से पहले साल का डिप्रिसिएशन कितना? 40,000। दूसरे साल का कितना? और तीसरे साल का कितना? 80 गया। कितना बचा बेटा? 8 लाख। एस्टिमेटेड रिवाइज्ड कॉस्ट, फार्मूला अगर बताना चाहो तो फार्मूला होगा ओपनिंग डब्ल्यूडीवी जो है वो माइनस करेंगे क्या बेटा? गवर्नमेंट ग्रांट, ऐड करेंगे क्या? अपवर्ड रिवैल्यूएशन। यहां तक समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं? इसको बोलेंगे एस्टिमेटेड रिवाइज कॉस्ट। वैल्यू डालो। ऑलरेडी हमारे बुक में ये मशीन कितने की थी? 8 लाख की। गवर्नमेंट ग्रांट मिला तो आप ही ने जर्नल एंट्री बताई, बैंक को डेबिट और मशीन को क्रेडिट। अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया तो मशीन को डेबिट और रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट। कितना? 4 लाख। तो हमारी एस्टिमेटेड लाइफ हो चुकी है कितनी? 11 लाख।
क्या हमारी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू में कोई चेंज आया क्या? नहीं। पहले भी कितनी थी? 2 लाख। अब भी कितनी है? 2 लाख। क्या हमारे एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में कोई चेंज आया है क्या? हाँ आया है। आज हमें लग रहा है इसकी टोटल यूजफुल लाइफ कितनी है? 11.5 की। ऑलरेडी कितनी लाइफ चल चुकी है इसकी? तो इसके आगे ये कितने साल चलेगी? 9 इयर्स चलेगी। तो हम लिख सकते हैं एस्टिमेटेड एनुअल डेप्रिसिएशन ईयर 2025 ऑनवर्ड्स इज इक्वल टू 11 लाख माइनस 2 लैक्स डिवाइडेड बाय 9। कितना? 1 लाख पर एनम। पर क्या पूरा 1 लाख का डेप्रिसिएशन पीएनएल के डेबिट में जाएगा क्या? नहीं। कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन के रिजर्व में। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 11। 11 में से रिवैल्यूएशन कितना है? 4। तो क्या रेशो में बटेगा ये? 7:11 के रेशो में। 7 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट और 11 उसकी 4 उसकी रिवैल्यूएशन कॉस्ट। अगला चेंजेस कब आ रहा है? ऑन 25/5/2028 मशीन डिस्ट्रॉयड हो गई। कितने से? फायर से। तो 25 का, 26 का, 27 का हमें 3 साल का क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है। इसके लिए बनाएंगे अगली नोट। नोट नंबर क्या रहेगी? वो 5। कैलकुलेशन ऑफ annual depreciation for year 2025, 2026 and 2027 and 2028 टिल कब तक रे? आग कब लगी? 15/5 टिल 15/5/2028। आओ फिर यहां पे एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा। यहां बनाना पड़ेगा ईयर, यहां बनाना पड़ेगा ओरिजिनल कॉस्ट, यहां बनाना पड़ेगा अपवर्ड रिवैल्यूएशन, यहां बनाना पड़ेगा टोटल। पहला साल है 2025, है कि नहीं? इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2000, टोटल कॉस्ट कितनी थी? 11 लाख। इसमें से रिवैल्यूएशन कितने का किया था? 4 लाख का। तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 7 लाख। अरे हाँ कि ना? हाउ कि नहीं? दो 2025 का डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए साल का लगाना है। इसको बांटो 7:4 के रेशो। 1 लाख को 11 से डिवाइड करो। 1 लाख को 11 से डिवाइड करो, 4 से मल्टीप्लाई करो। कितना? 363 46 36 और बचा हुए का कितना? 63,636 राउंड अप कर लो ना, 37 कर लो, चलेगा? तो ये जो 1 लाख का डेप्रिसिएशन है ये तो लगेगा कौन से अकाउंट में? एसेट अकाउंट में। पर इसमें से डेप्रिसिएशन को, पीएनएल को डेबिट और डेप्रिसिएशन को क्रेडिट होगा 63,000 और रिवैल्यूएशन को डेबिट और डेप्रिसिएशन को क्रेडिट होगा 36,336। बराबर है? यही काम अपन करेंगे 2026 में।
ये था 2025 का डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। वैसे ही हम करेंगे 2026 का डेप्रिसिएशन 1,00,000 रुपया, ये ओरिजिनल का और ये किसका, रिवैल्यूएशन का। वैसे ही करेंगे 2026 के बाद 2027 का डेप्रिसिएशन। लगाना है 1,00,000 रुपए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, बराबर है। और 2028 में भी चेंज आएंगे। कहां तक लगाना है 2028 में? 15/5 मतलब 1 2 3 4 4 महीने पूरे और 4.5 क्या मंथ्स के लिए। तो वैल्यूएशन तो वही रहेगा। सबको क्या करेंगे बेटा, 12 से डिवाइड करेंगे और 4.5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। बोलो, पूरा डेप्रिसिएशन 4.5 महीने का लगेगा, कितना? 37,500। इधर कितना? 8 ओरिजिनल का 23,864 और इधर कितना? 13,636। अब हमारा मशीन अकाउंट बहुत आसानी से बन के क्या हो जाएगा, तैयार, क्योंकि सारी की सारी वर्किंग हमने करके रखी है। नोट नंबर 6, ये समझा क्या सबको कैसे किया? अरे कोई डाउट है क्या? अलग अलग क्यों किया, उसका रीजन है क्योंकि जब भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है तो हम अपवर्ड वाले ब्लॉक का डेप्रिसिएशन अलग रखते हैं और ओरिजिनल का अलग रखते हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल के इसमें क्या होने वाला है, लॉस भी होने वाला है। ये मशीन को आग लगने वाली है और आपके कॉन्सेप्ट को भी। चलो देखो आगे क्या लिखा। ऑन 15/5/2028 द मशीन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इस मशीन को क्या लग गई, आग लग गई। एज पर द टर्म्स ऑफ कंडीशन इंश्योरेंस कंपनी पेड 70% ऑफ अ WDV एज ऑन द डेट ऑफ क्या, डिस्ट्रक्शन। शो द मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कपूर एंड सन्स। तो आइए अपन इसका क्या बनाते हैं बेटा, मशीन अकाउंट बनाते हैं। सब तो कैलकुलेशन करके रखे हैं। नोट नंबर 7, मशीन अकाउंट फॉर द ईयर क्या बोला है, पूरा बनाना। करते ना, लॉस का कैलकुलेशन बाद में करेंगे। पहले तो अपन क्या बना के रख देते हैं, मशीन अकाउंट बना के रख देते। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पहला साल कौन सा था रे, 2000? पहला साल कौन सा था, 2022। टू बैंक कितने की खरीदी थी, 2022 में बाय डेप्रिसिएशन कितना, तो मुझे मिलेगा बाय बैलेंस सीडी 9 लाख कितना, 60,000। और 2022 की टोटल डेबिट साइड की 10 लाख और क्रेडिट साइड की टोटल भी कितनी, 10 लाख। फिर साल आएगा 2023। यहां मैं लिखूंगा टू बैलेंस बीडी जो आएगा 9,60,000 और मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन। ये सब कैलकुलेट करके रखा है इसलिए अब आसानी जा रही है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और बाय बैलेंस सीडी कितना, 8,80,000। तो मुझे मिलेगी टोटल, इधर की 9,60,000 और इधर की मिलेगी टोटल 9 लाख क्या,
60,000। इज दैट ओके? फिर ईयर आएगा 2024। वही कहानी मैं दोहराऊंगा। यहां पे लिखूंगा टू बैलेंस बीडी 8,80,000। यहां लिखूंगा बाय क्या? डेप्रिसिएशन कितना? और यहां लिखूंगा बाय बैलेंस सीडी कितना? 8 लाख। और फिर दोनों साइड की टोटल 8,80,000 और इधर की टोटल भी 8,80,000। फिर आएगा आप मेरा साल कौन सा? 2025। इसी साल में आग लग रही है। इस साल में क्या हो रहा है? अपवर्ड रिवैल्यूएशन। तो और ग्रांट भी मिल रही है। तो मैं पहले लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 8 लाख। फिर मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिली, बैंक को डेबिट और इधर क्रेडिट बाय बैंक। ब्रैकेट में लिख सकता हूं गवर्नमेंट ग्रांट। कितने का गवर्नमेंट ग्रांट मिला? 1 लाख का। और इधर लिखूंगा टू रिवैल्यूएशन कितना? 4 लाख। फिर इधर लगाऊंगा क्या? बाय डेप्रिसिएशन कितना? 1 लाख। तो मुझे मिलेगा बाय बैलेंस सीडी कितना? 10 लाख। इधर की टोटल कितनी? 12 लाख। तो इधर की टोटल भी कितनी? 12 लाख। फिर आएगा साल 2026। चलो 2026 में शुरुआत कहां से होगी? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बेटा? 10 लाख। और इस साल का बाय डेप्रिसिएशन कितना? 1 लाख। तो मुझे मिलेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? 9 लाख। तो मुझे मिलेगा डेबिट साइड का टोटल कितना? 10 लाख। और क्रेडिट साइड का टोटल कितना? 10 लाख। आग कब लग रही है? 28 में। तो 27 को भी ऐसा ही रिपीट करना है। कुमकुम लिखना हो रहा है मेरे साथ कि पीछे हो? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 9 लाख बाय डेप्रिसिएशन कितना? तो बाय बैलेंस सीडी कितना? ठीक है। यहां पर दोनों साइड की टोटल कर लो कितनी? और इधर की टोटल भी कितनी? अब साल आएगा कौन सा? 2028। शुरुआत कहां से होगी? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 8 लाख। जली उस दिन तक का क्या? बाय डेप्रिसिएशन। 4.5 महीने के बाद जली तो डेप्रिसिएशन भी कितने महीने का? 4.5 महीने। कितना? 37,500। अब इसके नीचे 5-6 लाइन और छोड़ दो। इसके नीचे 5-6 लाइन क्या करो और छोड़ दो। साथ ही एक अकाउंट बनाओ कौन सा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको नंबर क्या देंगे? नोट नंबर 8। भैया ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो अगर मशीन खत्म तो उसका रिवैल्यूएशन भी क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट
बोलो भैया, बाय मशीनरी कितने का रिवैल्यूएशन किया था? 4 लाख का। कौन से साल में? कौन से साल में? 2025। इधर लगेगा टू डेप्रिसिएशन। रिवैल्यूएशन वाला पार्ट का डेप्रिसिएशन बताओ सिर्फ। वर्किंग नोट कर रखी थी आपने? कितनी? 36360। तो बनेगा आपका टू बैलेंस सीडी कितना? 3,63,637। तो पहले साल रिवैल्यूएशन क्लोज हो गया। इतना ही डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा, बचा वाला डेप्रिसिएशन कहां डेबिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं। उसी तरह 2026 में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट रहेगा आपका। शुरुआत होगी इसकी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से। कितना? 3,63,637। और इस पे लगेगा टू डेप्रिसिएशन। कितना रे? सेम। बैलेंस कितना बचा बेटा? 3,27,270। फिर अगला साल शुरू होगा कौन सा? 2027। बोलना बैलेंस कितना बचा? 2,90,911। फिर अगला साल कौन सा आएगा? 2028। बोल कितना बैलेंस बचा डेप्रिसिएशन लगाने के बाद? बता ना कितना लगेगा? 13,636। 4.5 महीने का 636। तो बैलेंस कितना बचा? 2,77,270। तो लो जी अपना, इसको टोटल मत करना, ये भी खत्म करना पड़ेगा। टोटल क्यों नहीं करना, ये इसका बहुत बड़ा कारण है। मशीन ही जल गई, मशीन अकाउंट का बैलेंस तो क्या हो जाएगा? 0। तो जाहिर सी बात है उसके रिवैल्यूएशन का बैलेंस भी क्या होना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। वापिस हम आएंगे क्वेश्चन पर। अब ध्यान से देखेंगे मशीन अकाउंट में। अच्छा, मशीन अकाउंट को भी क्लोज नहीं करना है, डेप्रिसिएशन लगा के रख दिया। आज जब मशीन जली तो लॉस बाय फायर को डेबिट और मशीन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। कितने रुपए की मशीन थी आपकी? 8 लाख में से 37,000
500 गए। इसके लिए बनाएंगे नोट नंबर 9। WDV ऑन ऑफ मशीन ऑन डेट ऑफ फायर। अब मशीन बेच नहीं रहे, मशीन आग से जल रही है। 8 लाख रुपए का WDV था, माइनस 37,500 का क्या लगाया आपने, डेप्रिसिएशन। कितना बचा, 7,62,500। क्रेडिट बैलेंस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन डेट ऑफ फायर। इसका रिवैल्यूएशन भी कर रखा था आपने। जो आता है आपका 2,90,111 माइनस, नहीं उधर बैलेंस नहीं निकालने का, 275। अब ये जो मशीन जली है, इसका हम ऑलरेडी क्या कर चुके थे, अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर चुके थे। अब क्योंकि मशीन जल चुकी है, तो उसके अपवर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी कोई मकसद नहीं है। इस अपवर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो और उसका बैलेंस कहां ट्रांसफर करो, मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करो। नेट वैल्यू ऑफ मशीन ऑन डेट ऑफ फायर 7,62,500 की मशीन अपवर्ड रिवैल्यूएट करके आई थी, जिसमें से आप 2,77,275 को माइनस करो तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी मिलनी चाहिए, 4,85,225। ट्रांसफर the credit balance of rupees 2,77,275 from revaluation account to machine account by debiting the revaluation account and crediting the machine account on date of hire। चलो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी बैलेंस था वापस कहां डाल दो, मशीन अकाउंट में, 2,77,274 टू मशीन अकाउंट, और मशीन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो चुका है, क्लोज। क्या करोगे उस अकाउंट का, कोई मतलब या उसका कोई मकसद है ही नहीं। 2,77,275 आता। आइए अब मशीन अकाउंट अपने असली सूरत पर है। अब मशीन अकाउंट अपनी कौन सी सूरत पे है, असली सूरत पर है। आपने किया रिवैल्यूएशन, आपकी मर्जी। सब रिवैल्यूएशन वगैरह करने के बाद मशीन को आग लग गई, तो थोड़ी ना इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके रिवैल्यूएड अमाउंट पे क्या देगा, क्लेम देगा। मान के चलो आपने मशीन खरीदी 1 लाख की, कितने की खरीदी, 1 लाख की, उसका इंश्योरेंस लिया आपने। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला जब भी इसकी आग लगेगी हम इसकी WDV को क्या करके देंगे, आपको पैसा भर के देंगे।
आपने क्या किया, 1 लाख की मशीनरी का 4 लाख से रिवैल्यूएशन किया अपवर्ड, आपने एंट्री पास की मशीन अकाउंट को डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट। अब आपकी मशीन अकाउंट में बैलेंस कितना दिख रहा है, 5 लाख। आपने पेट्रोल छिड़का, आग लगा दी मशीन को, और इंश्योरेंस कंपनी को फोन किया कि मेरी 5 लाख की मशीन में क्या लग गई, आग, और मुझे कितने रुपए दो, 5 लाख। आपको लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको 5 लाख देगी? अरे देगी कि नहीं देगी? कितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने आपको देना चाहिए? जितना रिवैल्यूएशन को माइनस करने के बाद आपके मशीन अकाउंट में क्या बचता है, बैलेंस बचता है। आओ फिर करते, अगली नोट लिखेंगे, नोट नंबर 10, इसको बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। नीचे लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी will never consider the upward valuation of machine while settling the claim। इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को सेटल करते वक्त कभी भी अपवर्ड वैल्यूएशन को कंसीडर करेगी नहीं। हेंस इंश्योरेंस कंपनी will pay 70% of actual value of machine। इंश्योरेंस कंपनी कितना पे करेगी आपको, एक्चुअल वैल्यू ऑफ मशीन का कितना परसेंट, 70%। बोलो तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ मशीन कितनी थी आपकी, 225। हेंस लॉस बाय फायर will be 4,85,225 and insurance claim received will be 4,85,225 का कितना परसेंट, 70%। हाँ नहीं रे, ग्रॉस लॉस बाय फायर ले ले, खुश हो जा बस। मशीन कितने की जली अपनी, 4,85,225 की, और इंश्योरेंस क्लेम कितने का मिलेगा, बोलो ना। 3,06,58 कर दो। एंट्रीज बताओ, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड है कि पेड है, पेड है। लॉस की एंट्री बताओ, लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट, कितना लॉस हुआ, 4,85,225। टू क्या लॉस बाय फायर ना, क्या गोज आउट, मशीन गोज आउट टू मशीन अकाउंट, कितना रे, 4,85,225। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग मशीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ रहा है, एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट को डेबिट, क्रेडिट किसको, नहीं रे बाबा, टू लॉस बाय फायर अकाउंट। कितना पैसा, 3,39,658। तो आप बोल सकते हो आपका नेट लॉस कुछ बहुत ज्यादा हुआ नहीं।
अब इस एंट्री को कहां इनकॉर्पोरेट करो, अकाउंट में, मशीन अकाउंट को क्रेडिट करो। बाय लॉस बाय फायर कितना, 485 225। कुछ बचा क्या मशीन अकाउंट में बैलेंस? बस रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई बैलेंस बचा क्या? क्या किया आपने? अगर आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते हो, अगर आप क्या करते हो, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, उसके बाद चाहे मशीन बेचने से गोज आउट हो या मशीन लॉस बाय फायर से गोज आउट हो, अब मशीन ही नहीं रही तो उसके रिवैल्यूएशन का भी कोई मकसद नहीं है। तो मशीन रिवैल्यूएशन के पूरे बैलेंस को कहां ट्रांसफर कर दो, वापिस मशीन अकाउंट में ट्रांसफर। अच्छा, रिवैल्यूएशन का जन्म कैसे हुआ था? मशीन को डेबिट करके और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करके। तो रिवैल्यूएशन का मरण भी कैसे होगा? रिवैल्यूएशन को डेबिट करके और मशीन को क्रेडिट। जो जैसा पैदा होता वो वैसा मरता। रिवैल्यूएशन का जन्म ही हुआ था मशीन को डेबिट और रिवैल्यूएशन को क्या करके, क्रेडिट। अब जब मशीन ही नहीं रही तो उसके रिवैल्यूएशन का कोई मतलब है क्या? नहीं। तो रिवैल्यूएशन को वापस कहां भेज दो, वो जहां से आया था। कहां से आया था वो? मशीन को डेबिट करके। तो उसको खत्म कर दो, मशीन को क्या करके, क्रेडिट करके। अब मशीन अकाउंट अपने ओरिजिनल वैल्यू पे आ गई। अब एक बात तो साफ है, इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको उसकी WDV का कितना परसेंट क्लेम दे रही है, 70%, तो जाहिर सी बात है वो उसके अपवर्ड रिवैल्यूएशन वाले पार्ट पे नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसा दिखेगा सीन? चाहो तो इसके लिए नोट नंबर क्या बना लो, 11। एक्सट्रैक्ट of profit and loss account in year 2028। वही अपना पर्टिकुलर्स, रुपीज पर्टिकुलर्स रुपीज। इधर दिखेगा आपको बाय डिप्रिसिएशन, ओरिजिनल पार्ट वाला। तीसरे साल का ओरिजिनल पार्ट का डिप्रिसिएशन कितना था जो PNL में गया, 37,500। जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा? 2028 का जो डिप्रिसिएशन है अप टू द डेट ऑफ लॉस, वो तो कहां जाएगा, PNL के डेबिट में। यहां दिखेगा बाय लॉस बाय फायर। ग्रॉस लॉस कितना हुआ आपका, 4,85,000। लेस क्या करोगे इसमें, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। कितना इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो नेट लॉस कितना हुआ आपका, नेट लॉस बाय फायर 5। PNL में जाता क्या कभी रिवैल्यूएशन का? नहीं ना, मैंने तो यहाँ पे 37,500 का डिप्रिसिएशन विदाउट रिवैल्यूएशन लिखा है मशीन अकाउंट में। हाँ, वो 37,500 बराबर, सॉरी। तो यहां पे जाएगा वो विदाउट वाला कितना रे, 860। ओके, ठीक। ऐसा दिखेगा आपका PNL कौन से साल में, 2028। तो होता क्या है देखो, आपको अभी तक 11 स्टैंडर्ड में यही था कि मशीन बेची। मशीन बेचने की एंट्री क्या होती है, बैंक को डेबिट और मशीन को क्रेडिट। कैश कम्स इन, मशीन गोज आउट। मशीन को आग लग गई तो क्या एंट्री करोगे, लॉस बाय फायर को डेबिट और मशीन को क्रेडिट। लॉस को डेबिट, मशीन गोज आउट तो मशीन को क्रेडिट। कोई खास फर्क पड़ता नहीं है उससे।
वैसे उसको हम ग्रॉस लॉस बोलते हैं। जितना हमारा लॉस हुआ है, अगर इंश्योरेंस कंपनी उसमें पैसा दे दे तो उतना लॉस अपना क्या हो जाता, कम। इसलिए हम इनकम बाय फायर अकाउंट को क्रेडिट ना करते हुए लॉस बाय फायर को ही वापिस क्या करते हैं, क्रेडिट। वैसे एग्जाम में इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। एग्जाम में उन्होंने क्या पूछा था, क्या बनाओ से, मशीनरी अकाउंट। ये तो सब आपकी अंडरस्टैंडिंग और समझ के लिए मैंने इतना करके दिया। अदरवाइज रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ वर्किंग भी कर लेते कि रिवैल्यूएशन में बैलेंस कितना है, उतना वापस ट्रांसफर कर देते। जब ध्यान में रखो, अगर आपने मशीन का कौन सा रिवैल्यूएशन किया है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया है, उसके बाद चाहे वो मशीन आग से जले या चाहे बेच दी जाए, उस मशीन के अपवर्ड रिवैल्यूएशन को वापस कहां ट्रांसफर कर दो, मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। क्योंकि अगर मशीन ही बिक चुकी है तो इसके आगे उसके रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस भी नहीं रहना चाहिए और मशीन अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मशीन रही ही नहीं। ऑल राइट। अब सुनो, एक ट्विस्ट और है। जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन किए हुए मशीन को बेचा जाता है, जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन किए गए मशीन को क्या किया जाता है, बेचा जाता है, और उसमें लॉस आ जाए, मशीन को बेचने पे लॉस आता है, आता कि नहीं आता? अगर नॉर्मल मशीन है, उसको बेचा तो उस पर प्रॉफिट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, लॉस। तो जाहिर सी बात है, मशीन को अपवर्ड रिवैल्यूएशन करने के बाद बेचा तो भी उसमें क्या हो सकता है, लॉस। अगर आपने लॉस कैलकुलेट कर दिया और आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अगर 1 लाख रुपए, कितना है, 1 लाख, ऐसे वक्त में उस 1 लाख के पूरे डेबिट बैलेंस को भी कहां ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए, पीएनएल में ट्रांसफर नहीं। जितना लॉस ओरिजिनल पे उतना ही कौन से अकाउंट में जाएगा, पीएनएल के डेबिट में। और जो रिवैल्यूएशन के पार्ट पे हुआ लॉस है वो कहां डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन। लॉजिक है। आपने अपने मर्जी से मशीन को क्या करके रख दिया था, अपवर्ड रिवैल्यूएशन करके रख दिया। अब उसको बेचने के बाद उसमें क्या हुआ, लॉस। तो क्या पूरा का पूरा लॉस आप लोग पीएनएल के डेबिट में डाल सकते हो क्या, नहीं। उसका उतना ही लॉस पीएनएल के डेबिट में जाएगा जितना ओरिजिनल ब्लॉक का है, और अपवर्ड ब्लॉक का जो लॉस है वो कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन। अब इसका लॉजिक भी समझ लो। मेरे पास एक मशीन थी 1 लाख की, मैंने उसको 4 लाख से अपवर्ड रिवैल्यूएशन करके ले गया, कितने पे, 5 लाख। अब हालांकि वो मशीन थी कितने की, एक। मेरी मर्जी, मैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर सकता हूं कि नहीं, कर। अब मैंने एक दिन उस मशीन को बेच दिया 80,000 में। कितने में बेचा, 80। अब मेरी 1 लाख की मशीन को कोई गधा ही होगा जो 5 लाख में खरीदेगा, उसकी वैल्यू है ही नहीं 5 लाख, उसकी वैल्यू है कितनी, 1 लाख। तो बेचूंगा तो कितने में बिकेगी, मान के चलो 80,000। 80,000 में बेचा तो एंट्री क्या पास करूंगा, बैंक अकाउंट को डेबिट 80,000 और मशीन अकाउंट को क्रेडिट कितना, 80,000। मेरा लॉस कितना दिख रहा है, नहीं। मेरे मशीन अकाउंट में बैलेंस कितना था, 5 लाख। मेरे मशीन अकाउंट में बैलेंस कितना था, 5 लाख। 1 लाख की थी, 4 लाख का क्या किया मैंने, अपवर्ड रिवैल्यूएशन। आज बैलेंस कितना दिख रहा है, 4। उसको बेचा कितने में, 80,000 में। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना दिख रहा है, 4,20,000। ये है क्या सच में? अगर इस 4,20,000 को पीएनएल में डेबिट कर दूं तो मेरी तो बल्ले बल्ले होगी, मेरा प्रॉफिट घट जाएगा और मुझे क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। आपको लगता है कि सरकार ये बात मानेगी, नहीं। वो क्या बोलेंगे, 4,20,000 का लॉस है, इसको बांटिए आप किन प्रोपोर्शन में, 1:4। 1 आपका ओरिजिनल है, 4 आपका क्या है, रिवैल्यूएशन। बताओ कितना, 84,000। उतना कहां डेबिट करोगे, पीएनएल के डेबिट में, और बाकी किधर जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट। या तो पहले पूरा रिवैल्यूएशन खत्म करो। रिवैल्यूएशन कितना है, 4 लाख। तो इस लॉस का 4 लाख रुपया कहां डालो, पहले रिवैल्यूएशन, और बचा हुआ 20,000 कहां डालो, पीएनएल। और अगर आप रिवैल्यूएशन ना भी करते तो पीएनएल के डेबिट में कितना जाता, देखो थोड़ा विजुअलाइज करो, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ये आपका मशीन अकाउंट है, मशीन खरीदी थी आपने 1 लाख में, इसको बेच दिया कितने में, 80,000 में। तो लॉस कितना आया, 20,000। तो आप एंट्री क्या करते लॉस की,
पीएनएल को डेबिट कितना 20,000 और मशीन अकाउंट को क्रेडिट कितना 20,000 और आप आपका मशीन अकाउंट क्या करते क्लोज कर। आप थोड़े ज्यादा शाने थे, आपने क्या किया अपने मशीन अकाउंट को क्या किया रीवैल्यू। कितने की मशीन थी 1 लाख की। यहां पे कौन सा अकाउंट बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया कितना 4 लाख और मशीन अकाउंट में डेबिट कर दिया कितना 4 लाख और आपने इसको सेल किया कितने में 80,000 में और आपको आज लग रहा है कि लॉस कितना है 4,20,000। आपने बनाया क्या पीएनएल और यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन डेबिट कर दिया कितना 4,20,000। इसका क्या आचार डालोगे क्या फिर इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में 4 लाख पड़े इसका क्या आचार डालोगे क्या। ऐसा चलता ही नहीं। ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है यहाँ पे क्रेडिट हुआ इसमें से 4 लाख कहां डेबिट होना चाहिए रिवैल्यूएशन में और सिर्फ 20,000 कहां डेबिट होना चाहिए पीएनएल। ऐसा रिवैल्यूएशन नहीं भी करते तो पीएनएल में कितना जाता 20 और किया तो भी कितना गया। अपवर्ड रिवैल्यूएशन करने से कोई मना ही नहीं करता आपको, पर आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन का डेप्रिसिएशन भी कहां डेबिट नहीं कर सकते पीएनएल में। ऐसी मशीन को जलने पे या बेचने पे होने वाले लॉस को भी कहां डेबिट नहीं कर सकते पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते नहीं कर सकते और नहीं कर सकते और करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। नहीं तो आसानी से आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कर सकते थे मैनिपुलेट, प्रॉफिट को भी क्या कर सकते थे मैनिपुलेट। इतना आसान होता नहीं है। फिर भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना मना नहीं है, पर उस अपवर्ड रिवैल्यूएशन का फायदा उठा के पीएनएल में ज्यादा डेबिट करके प्रॉफिट को घटाना अलाउ नहीं और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। पर लोग करते हैं कि नहीं करते बिल्कुल करते। जिनको प्रॉफिट कम दिखाना है और टैक्स कैसा भरना है कम वो ये सारे खेल करते हैं और इन सब खेल को जानना पहचानना कौन करता है सीए करता है। उसके लिए सीए क्या करता है ऑडिट। तो आपको आगे आगे पता चलेगा जब आप सीए फाइनल में जाओगे कि ऑडिट करते हुए क्या देखना चाहिए और क्या समझना चाहिए। ऑडिट बात की बात है, पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि सही क्या है, फिर आपको यह समझना चाहिए कि चोर चोरी कैसे करता है और फिर आप पकड़ोगे कि चोर को पकड़ना कैसे। तो सीए बनने के बाद इंसान दो कैटेगरी में चला जाता है। एक होता है ऑडिटर जो चोरों को क्या करता है पकड़ता है और दूसरा ऐसा कुछ नहीं। ऑडिटर हमेशा सही काम करता है या चोरों को पकड़ता है। सीए कभी क्या नहीं बन सकता चोर। ये चोरी करने वाले लोग वो होते हैं जो अकाउंटिंग तो करते पर क्या नहीं होते सीए नहीं होते। सीए बन के क्या करना है चोर को पकड़ना है कि पुलिस से ज्यादा स्मार्ट बनना है सीए क्यों बनना है आपको चोरों को पकड़ने के लिए कि पुलिसों से ज्यादा स्मार्ट बनने के लिए। कोई स्मार्टनेस काम में आता नहीं। ज्यादा स्मार्टनेस दिखाओगे तो कहां जाओगे जेल में। भयंकर वाली जेल होती है और उसमें बेल नहीं होती। ऑलराइट चलिए कल मिलेंगे।